नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट चैनल स्टडी चैनल पर आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखेंगे 6 अगस्त बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो बनने हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो हर दिन की तरह आज भी हमारी शुरुआत कुछ लाइनें आज इस तरह हैं। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे दुनिया में सब कुछ, मगर जीतने का वो उम्मीद जिंदा रख। कदम चूमती है आगे बढ़कर मंजिल हमेशा उन्हीं के, जो रातों की नींद खोकर भी अपनी आंखों में ख्वाब जिंदा रखते हैं। मतलब आप हारेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन आएंगे, तो उन सबको हरा के उन सबसे जीत कर आपको बढ़ना है आगे अपने मंजिल को पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, डेली की तरह हमारा पहला प्रश्न देखते हैं देर न करके। शायद ये पहला प्रश्न आपको दिखे ना, ठीक है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का। परमाणु बमबारी की याद में हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस घटना की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? या 81वीं, मतलब 81 वर्ष हो गए इसको जब गिराया गया था, 1945 में गिराई थी ना जापान में। इसके बारे में और देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था। इस विनाशकारी घटना की पीड़ितों के याद और शांति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस त्रासदी का 81वें यानी 81वां नंबर का वर्षगांठ हो जाएगी। और बात करें हिरोशिमा परमाणु बम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के, तो तारीख व समय बात करें तो अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 को सुबह ठीक 8:15 पे जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। बम का नाम देखें तो हिरोशिमा पर गिराया गया जो इस दुनिया के पहले सक्रिय, जो मैं देखा दुनिया में पहली बार यूज किया गया था परमाणु बम का जो सक्रिय, इसका कोड कोड नाम जो है लिटिल बॉय था। विमान का नाम देखिए जिस विमान से गिराया गया था, इस विनाशकारी बम को इनोला के नाम के अमेरिकी B-29 सुपर सुपर फोर्ट्रेस लड़ाकू विमान से गिराया गया था। बम का प्रकार देखें, लिटिल बॉय एक यूरेनियम आधारित यूरेनियम 235 परमाणु था, जिसने पल भर में ही शहर में मलबे में बदल दिया, मतलब पूरे शहर को भी मलबे में, मतलब ऐसा समझ लीजिए इतना विनाशकारी ये बम था कि आने वाली कई पीढ़ियां इससे प्रभावित रही थी। भीषण भीषण तबाही इस धमाके और उसके बाद निकली घातक रेडिएशन के कारण हिरोशिमा के लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। दूसरा हमला देखें तो इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी में फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए। आप देखें तो परमार सर की एक बुक भी आती है, तो लिटिल बॉय फैट मैन, इन्हीं के नाम पर पढ़िए, वो खुद भी बताते हैं। तो लिटिल बॉय फैट मैन 6 अगस्त और 9 अगस्त इस तरह से 2 परमाणु बम गिराए गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न होगा, तो 5 अगस्त 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान यानी ICR ने अरहर तुअर दाल की किस प्रसिद्ध किस्म का पहला पूर्ण टेलोमेरियर T2T संदर्भ जीनोम सफलतापूर्वक अनुक्रमित करने की घोषणा की है। तो जो ये है ना आशा किस्म की, इसकी सफलतापूर्वक अनुक्रमित करने की घोषणा की है। ICR के वैज्ञानिकों ने देश के मुख्य दलहन फसल अरहर की आशा किस्म को दुनिया का पहला पूरी तरह से एनोटेटेड टेलोरियम T2T संदर्भ जीनोम विकसित किया है। यह खोज भविष्य में जलवायु अनुकूल, रोग प्रतिरोधी और अधिक उपज देने वाली अरहर की नई किस्में बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। और देखिए इसके बारे में तो महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर कृषि से जुड़े। दुनिया का पहला T2T जीनोम हमने देखा ही, ICR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अरहर तुअर की प्रसिद्ध आशा किस्म को देखा, हमने जस्ट में देख किया है। T2T मतलब संदर्भ जीनोम सफलतापूर्वक अनुक्रमित करने किया है। पहला स्वदेशी ASF टीका की बात करिए, देश के सुअरों में होने वाली जानलेवा बीमारी के लिए पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका समर्पित किया गया है, जिसे भोपाल स्थित ICR निषाद ने विकसित किया है। देखो इसके बारे में पूरा प्रश्न हम आगे में देखेंगे, पर आपको ऑनलाइन फॉर्म में कुछ आपको दे रहे हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड। डिजिटल कृषि मिशन की बात की, ये कृषि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए
2817 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन के साथ डिजिटल कृषि मिशन को देश भर में लागू करने की घोषणा की है। गन्ने का रिकॉर्ड FRP मतलब सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है, जो अब तक का सबसे अधिक मूल्य होगा। क्लाइमेट स्मार्ट किस्में बताएं, ICAR द्वारा मौसम के बदलते मिजाज और सूखे से निपटने के लिए धान और गेहूं के 65 से अधिक क्लाइमेट स्मार्ट जलवायु अनुकूलन बायो फोर्टिफाइड इसमें राष्ट्र को समर्पित की गई है। नमो एक है ना, नमो कट गया यहाँ से, नमो ड्रोन दीदी विस्तार की बात की जाए, महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि में कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव के लिए सशक्त बनाने में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अगस्त 2026 तक 15,000 से अधिक ड्रोन वितरित करने का लक्ष्य पूरा किया गया है। मतलब महिलाओं देखो फर्टिलाइजर और खाद वगैरह डालने में, दवाई छिड़कने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से एक नमो ड्रोन दीदी योजना का शुरू किया गया है। और बात की जाए अगले प्रश्न की ओर, तो अगस्त 2026 में भारत के जुपिटर बैंक्स लिमिटेड JWL ने देश का पहला पूर्ण एकीकृत निजी क्षेत्र का रेल व्हील निर्माण प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किस देश की लुचनी RS होल्डिंग के साथ साझेदारी की है, या इटली की है। और इसके बारे में देखें तो जुपिटर बैंक्स लिमिटेड ने इटली की प्रसिद्ध कंपनी लुचनी RS होल्डिंग के साथ मिलकर जुपिटर तात्रा वैगन का रेल व्हील फैक्ट्री के तहत भारत का पहला निजी क्षेत्र का एकीकृत रेल व्हील प्लांट, रेल मतलब जो रेल का चक्का होता है ना व्हील बनाने का, वो प्लांट है, ये पहला निजी है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, लगाने की घोषणा की है। इसके तहत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर और उड़ीसा में अत्याधुनिक तकनीक से पहियों का निर्माण किया जाएगा, जो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में मदद करेगा। ये पहला है। देखिए कौन सा है ये, देखिए जुपिटर बैंक्स लिमिटेड, इसका नाम याद रखिए, किससे किया है, इटली से किया गया है। और आगे देखें तो कुछ रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में देखें, बार बार पूछ रहा है, ग्रुप डी के एग्जाम में रेलवे से क्वेश्चन बन रहे लगातार, तो हम देख के जाइए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का उद्घाटन जींद के सोनीपत मार्ग, यानी हरियाणा जो है जींद से सोनीपत मार्ग पर हरियाणा में किया गया है। कवच 4.0 की सफल संचालन की बात की, भारतीय रेलवे ने अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच वर्जन 4.0 को 31 जुलाई 2026 तक देश के 26,633 यानी 2,633 रूट किलोमीटर दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। कवच 5.0 का विकास शुरू की बात की, मुंबई की लोकल उपनगरीय रेल नेटवर्क की सुरक्षा और ट्रेनों के बीच अंतराल को कम करने के लिए रेलवे ने कवच 5.0 ने नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम को विकसित करना शुरू कर दिया है। और आगे बात की जाए रिकॉर्ड बजट उपयोग, चालू वित्तीय वर्ष जो 2026-27 का चल रहा है, इसके कुल 2.93 लाख करोड़ की बजट के अनुदान में से रेलवे ने जुलाई 2026 तक रिकॉर्ड 1.14 लाख करोड़ लगभग 39% की राशि बुनियादी ढांचे पर खर्च कर दी है। मतलब अभी तक जितना दिया गया है 2.93 लाख करोड़ पे रेलवे बजट पेश किया गया है, उसमें दिया गया है, लेकिन उसमें से 1.14 लाख करोड़ रुपए इन्होंने इसका खर्च कर दिया, मतलब उपयोग कर लिया है उसका। ऐतिहासिक सुरक्षा रिकॉर्ड की ओर देखें तो विभिन्न सुरक्षा उपायों जैसे कवच, LHB कोच और मजबूत ट्रैक्स के कारण 2026 भारतीय रेलवे के 173 साल के इतिहास में पहली बार सिंगल डिजिट यानी 9 से कम परिणामी ट्रेन दुर्घटना होने वाला वर्ष बनने की राह पे है। मतलब अभी तक जितने भी वर्ष रहे, मतलब 2025-24 लगातार पिछले विगत वर्षों से लगभग 10 से ज़्यादा ही, मतलब डबल डिजिट में दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन जो ये चलाए जा रहे हैं महत्वपूर्ण सुरक्षा रिकॉर्ड सुरक्षा चल रही है, इसके तहत लगभग 9 से मतलब सिंगल डिजिट में एक घटना होने की ओर बढ़ रहा है 2026 में। सुधार एक्सप्रेस और 52 क्लच पहल की बात कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 52 वीक्स में 52 सुधार कार्यक्रम के तहत जुलाई तक माल ढुलाई, कौशल विकास और पैसेंजर बोर्डिंग से जुड़े 7 बड़े रिफॉर्म्स यानी सुधार लागू कर दिए हैं। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की नई छूट देखें तो नए यात्री सुधार के तहत
यदि कोई यात्री अपने मूल स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है तो वह ट्रेन छूटने से पहले अगला सुविधाजनक स्टेशन चुनकर अपनी आरक्षित सीट खोए बिना वहां से बोर्ड कर सकता है। और बात की जाए बॉर्डर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा फंड। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमाओं से सटे भारतीय राज्यों में रेलवे नेटवर्क और प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की मेगा निवेश की योजना को हरी झंडी दी गई है। दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए, बिहार में दिल्ली हावड़ा हाई डेंसिटी रेल कॉरिडोर पर ट्रेन की लेट लतीफी और भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए सरकार ने 976 करोड़ की दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। और इसकी बात कीजिए अगले पॉइंट्स की तरफ, तो जुलाई रिकॉर्ड में बाल ढुलाई। भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में वार्षिक आधार पर 9% की भारी बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 141.3 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जिसमें बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति में 20% की वृद्धि शामिल हुई है। और अगला प्रश्न, 5वें प्रश्न और बढ़ते हैं। थोड़ा लगता है आपको ये कटेगा, ऊपर वाला दिखाई नहीं दे, पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने, पीडीएफ बनाते थे फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने किस पशु के लिए भारत का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है? यानी जो हमने देख के आया था ना कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उससे मतलब जो पॉइंट्स चला रहे थे, अलग साइड जोड़ रहे थे, उसमें से ये जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर सुअर है उसके लिए ये टीका खोज की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्र को भारत का पहला स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर टीका समर्पित किया है। इसे भोपाल स्थित ICAR निषाद द्वारा MA104 सेल लाइन तकनीक पर आधारित लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के रूप में तैयार किया गया है, जो देश में सुअरों को इस जानलेवा वायरस से बचाएगा। और बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण जो टीके हैं उनके खोज करने के बारे में देख ले, तो आपको जो मैं अलग से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जोड़ता हूँ ये सही लग रहा है कि नहीं, तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि देखा ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं तभी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चेचक का टीका की बात की जाए, इसका खोज जो है एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। यह दुनिया का पहला टीका था। ये जो चेचक का टीका था ये पहला टीका था। जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। रेबीज के टीका की बात की जाए तो लुई पास्चर जी ने 1885 में खोजा। पागल कुत्ते या संक्रमित जानवरों को काटने से होने वाले या हाइड्रोफोबिया से बचाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब जल से, जो हाइड्रो मतलब जल होता है ना, फोबिया मतलब डर होता है, जल से जड़ने वाले डरते हैं इसमें जब रेबीज हो जाता है, फैल जाता है। तो पोलियो के टीका की बात की जाए, पोलियो का टीका सुई वाला IPV जोनास साल्क ने खोज किया था। इसका 1953 में किया था। निष्क्रिय पोलियो वायरस से बना पहला इंजेक्टेबल टीका, यानी इंजेक्शन से लगने वाला पहला टीका था। पोलियो ड्रॉप जो मुंह में डाला जाता ना, मुंह बूंद गिराया था, बस आते थे जब लोग बॉक्स लेकर, ऐसे भागते थे हम लोग, ऐसे मतलब आप लोग शायद भागते हो, ऐसा भागते थे, लगता था उस दिन मिल्खा सिंह खुद ही बन गए हैं। मिल्खा सिंह को पीछे छोड़ देता अगर उस टाइम आ जाते थे मिल्खा सिंह। तो इसकी जो खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने 1961 में। ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे भारत में पल्स पोलियो अभियान में इस्तेमाल किया गया था। और BCG का टीका, इसकी खोज कैलमेट और गोएरिन ने किया था 1921 में। TB यानी ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग से बचाव के लिए नवजात शिशुओं को लगता था। हैजा का टीका बात कीजिए, इसे वाल्डेमार हॉफकाइन ने खोजा था 1892 में। दूषित पानी भोजन से होने वाली हैजा बीमारी से सुरक्षा देता था। प्लेग का टीका की बात कीजिए, इसे वाल्डेमार हॉफकाइन ने, इसके भी उसका हैजा और प्लेग दोनों के टीके की खोज 1892 में। इसको हैजे का ठीक 5 साल बाद प्लेग के टीके की खोज किया था। चूहों के पिस्सू से फैलने वाले घातक ब्लैक डेथ यानी प्लेग रोग के इलाज के लिए। और टाइफाइड के टीका की बात की जाए, रिचर्ड पैफर 1896 में मियादी बुखार यानी जो टाइफाइड से बचाव के लिए इसको विकसित किया गया था। और कुछ बात की जाए प्रमुख संयुक्त टीके जो मतलब मिला के थे, मल्टी डिसीज वैक्सीन, जो मल्टी डिसीज अलग अलग बीमारी मतलब कई बीमारी के साथ, जो DPT का टीका था ये डिप्थीरिया, पेरोटिस यानी काली खांसी और टेटनस, इन तीनों बीमारी के लिए एक साथ बचाता है। MMR का टीका की बात की जाए, इसे मीजल्स जो खसरा होता है, मम्स जो गलसुआ होता है और रुबेला, इन तीनों वायरस जनित रोगों के लिए एक ही MMR का टीका लगता है।
अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2026 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में कराधान और अन्य संशोधन विधेयक 2026 टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल 2026 पेश किया गया। इस विधेयक के तहत भारत को एक वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को किस निवेश पर मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। तो यह जो सरकारी प्रतिभूति है इसके द्वारा इसमें छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। और इसके बारे में जान ले तो केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2026 को लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस ऐतिहासिक बिल का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी जो FDI होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट वाला, इसको आकर्षित करना और इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। इसके तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS को सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए नए निवेशों से अर्जित ब्याज और उनके ट्रांसफर होने वाली पूंजीगत लाभ पर आयकर से पूर्ण छूट दी गई। यह विधेयक जून 2026 में जारी किया गया था। अब आयकर अध्यादेश का स्थान यह लेगा। और कुछ महत्वपूर्ण जो विधेयक वगैरह पेश किए थे उनसे बारे में देख ले। जो विधेयक थे, कानून वगैरह आए थे ना, इनसे प्रश्न पूछता है। तो जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो IPC CRPC ये था ना, इनके बारे में देखें तो 2023 का ये विधेयक था। इन तीनों नए कानून ने ब्रिटिश काल के पुराने पुराने आपराधिक कानून IPC CRPC और एविडेंट एक्ट की जगह ली है, जिससे देश की न्याय प्रणाली आधुनिक और डिजिटल युग अनुकूल बन गई है। तो ये 2023 का बिल था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण कानून 2023 जो है, ये इस अधिनियम के विधेयक की बात की जाए तो यह एक ऐतिहासिक संशोधन 106वां संशोधन है, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून की बात की जाए, जो DPDP एक्ट 2023 का ये भी है। इंटरनेट और डिजिटल युग में नागरिक को गोपनीयता की रक्षा के लिए यह कानून बना है, जो कंपनियों द्वारा लोगों के पर्सनल डेटा को गलत इस्तेमाल पर भारी जुर्माने का प्रावधान करता है। अगला जो कानून या विधेयक देखे तो कानून जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 की बात करें। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को समाप्त किया गया और पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर एक, लद्दाख अलग में विभाजित कर दिया गया। दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता IPC 2016 की बात करें। इस कानून ने देश के कॉर्पोरेट जगत को बदल दिया, जिससे बीमार या दिवालिया कंपनियों से बैंकों का फंसा हुआ कर्ज तेजी से और कानूनी तरीके से वसूलना आसान हुआ है। सार्वजनिक परीक्षा की बात की जाए, अनुचित संसाधनों की रोकथाम कानून 2024 की सरकारी नौकरियों और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, असंगठित धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह कड़ा कानून बनाया गया है, जिसमें दोषियों के लिए भारी जुर्माने और जेल की सजा की गई है। अब इस समय जो भारी जुर्माना और जेल की बात की जाए तो लगभग इसमें 10 करोड़ तक यानी 10,000 तक, इसमें मैक्सिमम 10,000 तक आपको जुर्माना लग सकता है और लगभग 10 साल की ही आपको सजा हो सकती है। ठीक है, ये जो कानून आया है नकल वगैरह के लिए परीक्षाओं घोटाले में। और बात कीजिए अगले प्रश्न, 7वां प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में आपराधिक कानून के तहत घरेलू क्रूरता जो BNS की धारा 85, अब पूर्व IPC जो BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में है और इसके पहले IPC कानून 498A था, के खिलाफ मिलने वाले संरक्षण को किन महिलाओं के लिए विस्तारित कर दिया है। यह जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के लिए विस्तारित किया गया है। और इसके बारे में देखते हैं तो महिलाओं के लिए शादी के इरादे के साथ, मतलब विश्लेषण बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में फैसला सुनाया कि भारतीय न्याय संहिता जो BNS की धारा 85 जो पहले IPC की धारा 498A थी के तहत मिलने वाला घरेलू क्रूरता से सुरक्षा का अधिकार अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी मिलेगा, बशर्ते जोड़ा विवाह करने के इरादे करने के साथ एक साथ रह रहा है। मतलब अब जैसे पहले होता था ना कि लिव इन रिलेशनशिप वाले का अधिकार नहीं मिल पा रहा था, पर अब
साथ में रह रहे हैं बिना शादी के भी, तो आपके साथ जो पति पत्नी वाला रिश्ता होता है, जिस तरह कानून या फिर सजा मिलती होगी, अब आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो फिर भी आपको वो सारे कानून माने जाएंगे। और न्यायालय ने कहा कि सिर्फ औपचारिक शादी न होने के आधार पर महिलाओं को सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब कि आप ये मंगलसूत्र नहीं बांधे, कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं किए, सिर्फ सिर्फ इस वजह से उनको मतलब वंचित न रहे, उनको अधिकार वो मिलेगा। मतलब आप ऐसे मत समझिए इसे रह लेंगे, सरकार ना उल्टे कर देगी तुमको और टांग के ना पैरों वगैरह पे ऐसे मारेगी ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा पीडीएफ का। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसी एक वर्ष का सेवा विस्तार कर दिया गया है। तो इसके जो गोविंद मोहन जी है, उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। 5 अगस्त 2026 को कैबिनेट की नियुक्त समिति एसीसी ने देश के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट सचिव जो डॉक्टर टीबी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन दोनों को 1-1 साल का सेवा विस्तार की मंजूरी दी है। और बात की जाए कुछ महत्वपूर्ण जो अभी वो मंत्रिमंडल के उसमें पद है और कोई किस कार्यालय भाग से जुड़े हैं उनके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो कार्मिक, इनके जो फील्ड है कहाँ के अध्यक्ष हो सकते हैं, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग के ये मुख्य हो जाएंगे। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला है और श्री अमित शाह जी को गृह मंत्रालय, इनको कौन नहीं जानता। और सहकारिता, गृह मंत्रालय तो है लेकिन सहकारिता मंत्रालय भी इसके साथ मिला है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनको वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेटिव कार्य मंत्रालय मिला है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी विदेश मंत्रालय, जो एस जयशंकर है यही है। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इनको जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मिला है। देखो स्वास्थ्य और परिवार कब अच्छे से रहेगा, जब रसायन और उर्वरकों को अच्छे से उपयोग किया जाएगा, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनको मिला है। शिवराज सिंह चौहान जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। ठीक है, जब ग्रामीणों में का विकास होगा तभी कृषि और किसान मंत्र कल्याण होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। श्री अश्विनी वैष्णव जी, इनको रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिला है। श्री प्रहलाद जोशी जी की देखिए जस्ट बदल गए ना, भूपेंद्र, इसके पहले कौन थे, वो धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्रालय इनको मिला है। इनके साथ उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको मिल गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। श्री किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी देखें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनको मिला है। जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, इनको श्रम रोजगार मंत्रालय तथा युवा और खेल मंत्रालय इनको मिला है। मन कब सुखी होगा, जब श्रम के साथ रोजगार हमें मिलेगा और जब खेलने को मिलेगा तब हमें मन सुख होगा, हमारा मन में सुखी। अगला प्रश्न 9वां देखते हैं। तो अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने किस क्षेत्र में इस दुर्लभ बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो ये पूर्वोत्तर भारत के लिए ये प्लान लॉन्च किया है। ये मैं अभी लाया हूँ आपको कुछ फिगर के रूप में, आप ही आखिरी में कुछ आपको मिलेगा। जैसे हमारा चल रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के बाद 2 दिन कुछ फैक्ट याद करेंगे, देखेंगे, और 1 दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब वो डे याद करेंगे। तो आप कैसा लगेगा देखा, आखिरी में बताएं, मजा आएगा। तो देखिए विश्लेषण, हर साल 4 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस यानी इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस अवसर पर भारत सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में इस बेहद शर्मीली और लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण, उनके आवास की सुरक्षा और वैज्ञानिक निगरानी के लिए एक व्यापक कंजर्वेशन एक्शन प्लान की शुरुआत की है। शर्माते सिर्फ ये दूल्हे और दुल्हन ही नहीं है, ये लेपर्ड्स वगैरह पे शर्माते हैं। देखो ये शर्मीले और लुप्तप्राय, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिल्लियाँ होती, कभी कभी कंफ्यूजन बहुत आता है कि मतलब कौन कौन से हैं। मुख्य बिल्लियाँ, इनकी पहचान कैसे होती है। देखो जो बाघ होते हैं, टाइगर होता है, इनकी पहचान, इनकी नारंगी या पीली शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। देखो ये थोड़ा हल्का पीला पीला दिख रहा है और इनकी ये धारियाँ होती हैं, ठीक है। धारियाँ आकार में सबसे बड़ी और भारी बिल्ली होती है, मतलब इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी वेटेड होती हैं, भारी होती हैं। तेंदुआ लेपर्ड की बात की जाए, पहचान इसके पीले शरीर पर डाइगत येलो
और गुलाब के फूल जैसे काले धब्बे होते हैं जिनके बीच में कोई बिंदिया या स्पॉट नहीं होती या पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। देखो ये हमारा स्पॉट दिख रहा है ना, ये ऐसा कुछ ऐसा, मतलब गुलाब की पत्तियां कैसी हैं ऐसी कुछ समझ लीजिए। ठीक है, जगुआर की बात की जाए या तेंदुआ जैसा दिखता है। ठीक है, जस्ट लेपर्ड तेंदुआ जैसा दिखता है, लेकिन इसके शरीर अधिक भारी और गठीला होता है। इसके रोसेट्स जो धब्बों के बिल्कुल बीच में एक छोटी काली बिंदी होती है। मतलब देखो इसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं, पर इसमें जो है ये गोला गोला सा होगा, धब्बा होगा ना, उसके बीच में एक पॉइंट पॉइंट भी होगा, बिंदी भी होगा। चीते की बात की जाए पहचान, इसका शरीर बेहद दुबला पतला और टांगे लंबी होती हैं। इसके चेहरे पर आंखें से मुंह तक काली आंसुओं जैसी रेखाएं होती हैं। मतलब ऐसी आंखों के साथ ना ऐसी लाइन बना रहता है कभी कभी। एक विजय थलापति पिक्चर देखें तो उसमें ऐसे बनाए हैं वो, कौन सा मगधीरा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ करके पुली पुली उसमें ऐसे बना था ना, वो ऐसी चीते की तरह आंसुएं रेखाएं होती हैं। और शरीर पर एक गोल ठोस काले धब्बा होता है। शेर की बात की जाए, नर शेर के गले के चारों ओर घने बाल जिसे आयल होते हैं। इनके शरीर बिना किसी धब्बे या धारी के हल्के भूरे या रेतीली रंग के होते हैं। इन तेंदुए की पहचान की बात की जाए, यह ठंडे पहाड़ों पर रहता है। इसका फर बहुत घना सफेद धूसर रंग का होता है। इसकी पूंछ बहुत लंबी और मोटी होती है। इस प्रकार से 6 प्रकार के हमने देखी बिल्लियां कैट की प्रजातियां होती हैं। अगर मैंने एडिशनल जो जानकारी दी ये सही लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला प्रश्न जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल में प्रशांत महापात्र को किस नियामक संस्था में नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो इसको सेबी में इनका चयन किया गया है। अगस्त 2026 में प्रशांत महापात्र ने भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के नए ईडी यानी कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह सेबी में कॉरपोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और रिकवरी एवं रिफंड डिपार्टमेंट का कामकाज संभालेंगे। और देखो अब कुछ हम देख लेते हैं, देखो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं ना भारत में कार्य करते हैं उनके। भारतीय रिजर्व बैंक की बात देखें, आरबीआई के बारे में देखें। इसकी स्थापना स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को ही थी। मैं हटा ही दूँ ना, गोला गोला जब, हाँ समझ में आ रहा है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और 1 अप्रैल इसकी स्थापना 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1934 का अधिनियम से बना था और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। इसके जो वो पहले पहले जो गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे। ऑसबॉर्न स्मिथ जी इसके पहले गवर्नर हो जाएंगे। और इसके पहले भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सीडी देशमुख जी हो जाएंगे। और इसके वर्तमान अगर देखें गवर्नर की बात करें तो वो संजय मल्होत्रा जी हो जाएंगे। देखो लिखने में दिक्कत हो रही पर सुनने में तो दिक्कत नहीं होगी ना। सुन तो लो, कान खोले रखो, भकाभक फटाफट सुनते जाओ। ठीक है, मतलब कुछ शब्द यहाँ से। ठीक है, और बात कीजिए, चलिए इसका कार्य क्या होता है। ये मौद्रिक नीति लाती है, रेपो दर, मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक स्थिरता, ये सब इसका कार्य है। विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, ये विदेशी मुद्रा सोना एसडीआर का प्रबंधन, मतलब कैसे क्या होगा इसकी जानकारी। मुद्रा जारी करता और प्रबंधन, नोट और सिक्के जारी करना और संचालन की सुरक्षा करना, ये आरबीआई के कार्य हो गया। बैंकिंग नियामक और पर्यवेक्षण, लाइसेंस, निगरानी, निवेशकों की सुरक्षा, यानी जो बैंकों को लाइसेंस देना, निगरानी करना अच्छे से काम करेंगे नहीं, ये इनका कार्य हो जाएगा। और अगली संस्था देखते हैं तो जो सेबी होती है हमारी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। इसका कार्य देखें, निवेशकों की सुरक्षा करना, जो निवेश होते हैं उनकी धोखाधड़ी की रोकथाम, निष्पक्षता सुनिश्चित करना, शिक्षा देना, ये सब इनका काम हो जाएगा। पूंजी बाजार का विकास करना, नए उत्पादों को बढ़ावा देना, दक्षता बढ़ाना, विकास और विकास समर्थन, सेबी का ये सारे कार्य होंगे। बाजार नियमन की बात करें, नियम और कानून बनाना, ब्रोकरों का पंजीकरण, एक्सचेंज की निगरानी, ये हो गया। मध्यस्थता की निगरानी, ब्रोकरों, म्यूचुअल फंड और मर्चेंट बैंकरों की देखरेख करना, इसके काम हो जाएगा। ठीक है, सीबी का। और नाबार्ड की बात कर लें इसी तरह, नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में, कौन सा अधिनियम लेकिन 1981 का था, स्थापना 12 जुलाई 1982 का होगा। अब बात कीजिए कृषि ऋण, फसल ऋण, पूंजीगत निवेश, किसानों की मदद करना, ये इसका कार्य हो गया। ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य व शिक्षा, लघु उद्योग, रोजगार। ठीक है, पुनर्वित्त, सहकारी बैंकों या आरआरबी को सहायता करना, वित्तीय समावेशन, बैंकों को पुनर्वित्त करना, ये सब इनके कार्य हो जाएंगे। ठीक है,
इसकी जो भूमिका है, नीति निर्माण, पर्यवेक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण, इसकी कुछ नीति हो जाएंगी। तो आपको कैसे लग रही है क्लास, बताएंगे जरूर। अगर इस तरह से मैं ऐड करके जानकारी दूँ तो अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और बात की जाए, आज हम क्या देखें, जो हमारा कल पॉइंट्स था, कल हमने कुछ वो देखा था ना, मतलब पादप जगत, मतलब प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन पूछे रहा है। तो देखो कल देखा गया तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है जीव जगत से आ रहा है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। जीव जगत का वैज्ञानिक, देखो पूरी वीडियो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलेगी, पर इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर के तौर पर, ठीक है। आखिर में हम एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, तो पूरा इसमें खोल के रख देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से जल्द से इसको देख लेते हैं। जीव जगत का वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो आर एच बीटीकर का 5 जगत वर्गीकरण इस समय चल रहा है। जो पहला जगत है वो मोनेरा यानी होता है मोनेरा किंगडम। लक्षण मात्र ये सभी एक कोशिकी और एक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब ये क्या होता है, पूरा एक एक प्रोकैरियोटिक, ये सभी आपको पूरी वीडियो में देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अब इतना रिवीजन के तौर पे होता है कि मतलब आपको पता होगा, ठीक है। जिन उदाहरण की बात करें, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो नीली हरी शैवाल होती हैं, वो एक कोशिकीय यानी मोनेरा में जगत में आते हैं। दूसरा जगत जो है प्रोटिस्टा किंगडम, इस समूह में एक कोशिका है लेकिन यूकैरियोटिक्स, देखो प्रोकैरियोटिक्स पहले वाले में था, कौन सा, मोनेरम। ये मोनेरम में एक एक कोशिकी वहाँ पे है, प्रोटिस्टा में एक कोशिकी, लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स कोशिका वाले थे, यहाँ यूकैरियोटिक कोशिका वाले हो जाएंगे, ठीक है। जीवों को रखा गया है जिनमें विकसित केंद्रक और कोशिका होते हैं। उदाहरण की बात कीजिए, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 प्रकार की इसमें लक्षण, मतलब और भी हैं पर ये 3 प्रकार के हो जाते हैं प्रोटिस्टा में जिनको रखा गया है, ठीक है। और तीसरा जगत जो देखते हैं कवक यानी फंगाई किंगडम। लक्षण की बात कीजिए, बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिका का काम खत्म, पहले दूसरे में एक कोशिका, पहले वाले में केवल प्रोटिस्टा, उसके बाद मतलब प्रोकैरियोटिक्स, उसके बाद यूकैरियोटिक्स। बहुकोशिकीय और परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि सड़े गले पदार्थों व अवशेषों, इनकी कोशिका भित्ति अवशेष प्राप्त करते हैं। अपने पदार्थ जो भोजन होता है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मशरूम, यीस्ट और फफूंद, देखो अब सड़े गले चाहिए तो होता है तो उसके क्या बोलते हैं, ब्रेड वगैरह लग जाता है ना, तो यही सब मशरूम देखो उगता है ना, तो अपने आप से जो सड़े गले कहीं भी होता है, गोबर वगैरह रहता है वहाँ पर ये अपने आप उगाते हैं, तो ये ऐसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। और बात की जाए पादप जगत, जो चौथा हमारा जगत है वो प्लांट किंगडम है। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक्स और स्वकोशी, मतलब खुद से भोजन प्राप्त करते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक्स होते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक्स सिर्फ पहले जगत में हुए थे, पहले जगत में स्वकोशी पौधे आते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण जैसे शैवाल, फर्न, नीम, आम, सभी हरे पौधे जो होते हैं ये जो है पादप किंगडम, प्लांट किंगडम में आते हैं, ठीक है। और कहाँ गया हमारा 5वां, ये ऊपर होगा जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जो हमारा 5वां है आर एच बी टीकर द्वारा। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक्स और उपभोक्ता यानी दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, स्वयं बना के, स्वयं से नहीं बन जाता। इनमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उदाहरण कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, पक्षी, बिल्ली, शेर, मनुष्य, ये सभी एनिमल किंगडम में आते हैं। अब एनिमल मतलब यही एनिमली, ये मत जान जाना मतलब सब जानवर, तो हम मनुष्य कहाँ गए बायोलॉजी में, एनिमल में हम मनुष्य भी आते हैं। अब आचार्य जी, गुरु जी, ये तो बहुत बड़ा तो हो गया, इसको हम जल्दी कैसे याद करेंगे, 5 किंगडम पढ़ा दिए, तो बाबू है ना सब आपके लिए, ये देखो फटाफट आपको याद करके जाएंगे। ये रहा, कौन सा था, मोनेरा था, ठीक, एक किसकी थी, ठीक, और इनमें प्रोकैरियोटिक्स पाए जाते थे, इनका उदाहरण है जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा था, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा था, ठीक। ये जटिल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और इनसे यूकैरियोटिक्स यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। अमीबा, यूग्लिना, शैवाल हमने ये देख लिया, ठीक है। अमीबा ये एक कोशिकीय होता है, ठीक है, और ये जिसमें आँखों जैसे वो कुछ आँखों जैसी संरचना होती है ना, उसको डाइटम कहा जाता है। और बात की जाए अगला जगत जो हमारा था, उसके बाद फंगाई था, कवक, कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोलिना, खमीर, ये हो गए, ये बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और इनके यूकैरियोटिक्स बने थे, इनकी कोशिका व्यक्त काइटिन यानी होती है। मृत जीव, मशरूम, खमीर ये वगैरह मृत जीव से प्राप्त करते हैं। अगला था हमारा जंतु जंतु किंगडम। देखो मैं आपको दे रहा हूँ, ये पहला, ये दूसरा, ठीक, ये तीसरा और ये चौथा और ये
पांचवा, ठीक है। इस तरह से होते हैं। बहुकोषीय होते हैं, गतिशील करते हैं, तंत्रिका तंत्र, जानवर, पक्षी, पेड़, मनुष्य, ये जंतु वाले में आ गए, ठीक है। नहीं नहीं, ये पादप चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, ठीक है। ये 5 नंबर, ये पादप प्लांट्स वाला, पेड़ पौधे यानी फूल लत्ती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वपोषी होते हैं, परपोषी पांचवे। इस तरह से हमारा ये क्लास 5 वर्ग और किया किसने था, ये तो याद रखिए R.H. विटीकर जी ने इसका किया था, R.H. विटीकर, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो बताइए जरूर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ये क्लास जब मैं 40-45 मिनट के करने लगूंगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, वॉच टाइम बढ़ जाए, इतनी गजब की पढ़ाई कराऊंगा ना, मज़ा आ जाएगा। तो सब लोग, हम आप जो शुरू से जुड़े हैं उनके लिए भी मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और जो भी और बदलाव हो सके उसे कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद।